कथा संवेद 2। तरुण भटनागर की कहानी रात की 12 खड़ी। टिप्पणी राकेश बिहारी की। गणित की सूक्ष्मता और इतिहास की विराटता के रचनात्मक संतुलन के बीच किस्सागोई की सहजता का प्रांजल निर्वाह करने वाले तरुण भटनागर की पहली कहानी छायाएं जुलाई 2003 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश के संभावना विशेषांक में साया हुई थी। 24 सितंबर को रायपुर छत्तीसगढ़ में जन्मे तरुण के 3 कहानी संग्रह गुलमेहदी की झाड़ियाँ, भूगोल के दरवाजे पर और जंगल में दर्पण तथा 3 उपन्यास लौटती नहीं जो हंसी, राजा, जंगल और चांद तथा बेदावा प्रकाशित हो चुके हैं। तात्कालिक घटनाओं की पृष्ठभूमि में कहानी बुनना जितना आसान होता है, उस बुनी हुई कहानी को सचमुच की एक अच्छी कहानी में बदल पाना उतना ही मुश्किल काम है। कहानी को कहानी बनाने वाली उस युक्ति का कोई पूर्व निर्धारित फार्मूला नहीं होता। बहुत सहज से दिखने वाले घटनाक्रम के भीतर विन्यस्त संवेदना की एक छोटी सी कौंध तो कभी 2 व्यक्तियों के बीच आकार ग्रहण कर रहे आम फहम संवादों की टकराहट से उपजी एक लगभग नामालूम सी चिंगारी रोशनी का एक ऐसा कतरा पैदा कर जाती है जो अपने समय और परिवेश में व्याप्त अंधेरे का मानीखेज प्रतिपक्ष बनने की ताकत रखता है। कोरोना की विभीषिका के बीच परस्पर अविश्वास और आशंकाओं के उगाए जंगलों में सांस लेता एक युगल तरुण भटनागर की कहानी रात की 12 खड़ी में जिस सहजता से दाम्पत्य और सामाजिकता के भूगोल से गुम हो रही संवेदनाओं की ऊष्मा को पुनराविष्कृत करता है, वही यहाँ एक रोचक कहानी के रूप में मौजूद है। कौतूहल के पारंपरिक कथा उपकरण का अत्यंत ही सहज और प्रभावी इस्तेमाल जहाँ इस कहानी में कहानीपन के ठाठ को जिंदा रखता है, वहीं छोटे छोटे वाक्यों का प्रवाहमय सौंदर्य इसकी ग्राह्यता को सकारात्मक गति प्रदान करता है। विखंडन के विरुद्ध संरचना और आशंका के विरुद्ध सहानुभूति की इबारत उकेरती यह कहानी सादगी के सौंदर्य का एक उत्कृष्ट नमूना है। तो आइए सुनते हैं तरुण भटनागर की लिखी हुई कहानी, उन्हीं की जुबानी, रात की 12 खड़ी। अजीब वक्त था। कोरोना महामारी का प्रकोप चारों ओर था। तालाबंदी हुए पूरे 35 दिन हो चले थे। सड़कें सूनी थीं, बाजार मुर्दा, कहीं कोई न दिखता था। घनश्याम घर की छत से दूर तक देखता। शहर के जो इलाके रात दिन गुलजार रहते, वहाँ सन्नाटा पसरा दिखता। दिखते सन्नाटे में जाने क्या तो घनश्याम देखता रहता। घनश्याम की हाल ही में शादी हुई है। उसका 2 कमरों का मकान है। पत्नी का नाम सुमन है। सुमन बेहद सुघड़ है। मकान के इन 2 कमरों को वह खूब सजा संवार कर रखती। हर चीज़ को इस तरह से झाड़ पोंछ कर रखती है मानो उस चीज़ पर उसका दिल आ गया हो। अपने ही मकान की अपनी ही छोटी छोटी चीज़ों पर वह रीझ जाती है। फिर उन चीज़ों को कपड़े से साफ़ करती है, ब्रश से चमकाती है, तरतीब से जमाती है। फिर उन्हें देख मन ही मन खुश होती है। कोरोना के वक्त में दोनों मकान में ही हैं। कोई औलाद नहीं है, इसलिए सिर्फ वे दोनों हैं। उनका ज़्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ बीतता, बातें करते, टीवी देखते, मोहब्बत करते, पर जैसे फिर भी कुछ है कि जी खुश नहीं। जैसे कोई बेहद अजीज चीज़ हिरा जाए। कोई गम हो किसी पहाड़ सा और वह अचानक टूट पड़ा हो। एक अजीब सी दुश्वारी पीछा करती रहती है। एक किस्म की गैर यकीनी की छाया हमेशा पड़ी रहती है। बेवक्त की खामोशी से एक किस्म की बेएतबारी की बू आती है। कहीं दिल नहीं लगता। इसी बीच एक वाक़या हो गया, एक अनहोनी। 2 कमरे के उस छोटे से मकान में सादा सा उनका बेडरूम था।
सादे बेडरूम से कोई फ़र्क न पड़ता था। सुमन बहुत सलीके से बेडरूम को सजा संवार कर रखती। वैसे भी कमरे की खूबसूरती का इस बात से कोई मतलब न था कि उसमें कम सामान है या ज़्यादा। इस तरह कम सामान होने पर भी उनका वह बेडरूम खूबसूरत दिखता था। घनश्याम के पास पैसों की किल्लत थी, सो किसी महंगे डबल बेड की जगह वह लोहे के 2 पलंग ले आया था। पलंग थोड़े ऊंचे थे। वाकये की शुरुआत इसी पलंग के नीचे से हुई थी। एक रात सोते वक्त सुमन को लगा मानो पलंग के नीचे कोई है। देर रात थी, रात के 2 बज रहे थे। बाहर पानी गिर रहा था, बिजली गुल थी। उमस और गर्मी से परेशान होकर घनश्याम ने मकान का दरवाज़ा खोल दिया था। सुमन को पहले तो लगा कि वहम है। भला पलंग के नीचे कौन हो सकता है? जरूर कोई बुरा सपना होगा। बुरा सपना जिसमें पलंग के नीचे कोई हो, कोई चोर, कोई कातिल। पर अगले ही पल उसे लगा मानो कोई पलंग के नीचे रेंग रहा है। बारिश के शोर के बावजूद पलंग के नीचे उसके रेंगने की सरसराहट की 1-2 बार आवाज़ आई थी। फिर उसने गौर से सुना तो किसी की सांसों की आवाज़ भी उसे सुनाई दी। उसने पास सोते घनश्याम को झकझोरा और उससे फुसफुसाते हुए कहा, बिस्तर के नीचे कोई है। घनश्याम की नींद टूट गई। वह सुमन पर झुंझला पड़ा, सोने दो, तुम्हें तो रात दिन वहम होते रहते हैं। फिर करवट बदल कर सोने लगा। लाइट जाने पर घनश्याम ने एक मोमबत्ती जलाई थी जो न जाने कब हवा के झोंके से बुझ गई थी। चारों ओर घुप अंधेरा था, बस रह रह कर बिजली चमकती थी। तभी पलंग के नीचे जो आदमी था उसकी पीठ पलंग से टकराई। पलंग की जिस जगह उसकी पीठ पलंग से टकराई उसके ऊपर सुमन लेटी थी। सुमन घबराकर उठ बैठी। उसने घनश्याम को जोर से झंझोड़ते हुए कहा, तुमसे मैं कितनी बार कह रही हूँ कि पलंग के नीचे कोई है, जागो, यहाँ कोई है पलंग के नीचे। हड़बड़ाकर जाके घनश्याम ने आसपास टटोल कर टॉर्च उठा ली। फिर बिस्तर से अपनी गर्दन लटकाकर टॉर्च की रोशनी पलंग के नीचे डाली। उसे रोशनी में किसी आदमी के पैर दिखे। आदमी का मुंह दूसरी तरफ था। पल भर को घनश्याम को काटो तो खून नहीं। उसने चीखते हुए कहा, कौन है बे? पर तब तक वह आदमी तेजी से बिस्तर के नीचे से निकला और मकान के खुले दरवाजे से भाग गया। घनश्याम उसके पीछे पीछे दौड़ा। मकान के बाहर तक टॉर्च की रोशनी फेंकी। बाहर गिरता पानी तेज हो गया था। छत से गिरता परनाला जोर की आवाज़ कर रहा था। मोबाइल की टॉर्च जलाए सुमन भी उसके पीछे पीछे चली आई थी। चोर चोर चोर, सुमन जोर से चीखी। फिर मकान के बाहर आकर उस तरफ को देखकर जिस तरफ वह आदमी भागा था जोर से 1-2 बार चिल्लाई, चोर चोर चोर। हल्ला सुनकर पड़ोसी जाग गया। उसने रात के अंधेरे में ही खिड़की से झांकते हुए पूछा, क्या हुआ भाभी? अरे चोर था चोर, भाग गया, सुमन ने अपनी कांपती और घबराई आवाज में कहा। अंधेरे में खिड़की से झांकते पड़ोसी ने खिड़की से ही कहा, दरवाज़ा बंद कर लें, आपके मकान का दरवाज़ा खुला था। ऐसा कहकर पड़ोसी ने अंधेरे में अपने मकान की खिड़की बंद कर ली। फिर अंधेरे में ही उसने अपने कमरे में अपना मोबाइल टटोला। उसे स्क्रॉल कर पुलिस स्टेशन का नंबर देखा। पुलिस स्टेशन को फ़ोन लगा दिया। लौटकर घनश्याम और सुमन ने अपने घर की पड़ताल की। राम जाने चोर क्या क्या न ले गया हो, कौन सी चीज़ चुरा कर न ले गया हो। लाइट आ गई थी। घनश्याम की पहली नज़र अलमारी पर पड़ी। अलमारी से अलमारी की चाबी लटक रही थी। दोनों ने पूरी अलमारी खंगाल डाली, उसका हर खाना, हर ड्रॉर और लॉकर भी। गनीमत थी कि हर चीज़ महफूज थी, कुछ भी गायब न था। अलमारी से लटकती चाबी को देखकर घनश्याम को सुमन पर गुस्सा आ गया। कितनी बार कहा है अलमारी में इस तरह चाबी लटकाकर मत छोड़ा करो, ताला लगाकर चाबी बिस्तर के गद्दे के नीचे रख लो, पर तुम्हें कोई बात समझ में आए तब ना। और तुमने जो यह मकान का दरवाज़ा खुला छोड़ रखा है उसका क्या? इसी दरवाजे से न चोर घुस आया। पूरा दरवाज़ा खोलकर खुर्राटे ले रहे हो और मुझे पाठ पढ़ा रहे हो। सुमन ने तल्ख शब्दों में प्रतिवाद किया। दोनों पल भर को एक दूसरे से खफा हो गए। फिर थोड़ी देर बाद खुद से घर की दूसरी चीज़ों की पड़ताल करने लगे। पता नहीं चोर क्या चीज़
क्या चीज़ न ले गया हो, कौन सी चीज़ न चुरा ले गया हो। उनकी नई गृहस्थी है। घनश्याम की आमदनी भी कोई ख़ास नहीं। पता नहीं क्या हुआ हो, टेबल पर रखी हर चीज़ सही सलामत थी। दोनों ने देखा, घनश्याम दास का मोबाइल, सुमन का पर्स जो शाम को घनश्याम दास को पैसे देने के लिए उसने अलमारी से निकाला था, और उसकी सोने की चेन जिसे सोने से पहले वह उतार कर टेबल पर रख देती थी। हर चीज़ अपनी जगह पर थी, महफूज, सही सलामत, जहाँ की तहाँ, किसी ने छुआ भी ना हो जैसे। सोने की चेन को टेबल पर रखा देखकर घनश्याम फिर बिफर उठा। कितनी लापरवाह हो तुम, कोई सोने की चेन को इस तरह रखता है। उसकी बात पर सुमन भी पिनक उठी। मुझे लापरवाह कहते हो? तुम देखो, 2 मोबाइल गुमा चुके हो, सारा जमा खर्च नए मोबाइल की खरीद में चला गया तुम्हारी लापरवाही से, और मुझे लापरवाह कहते हो। कोई बात तो तुम्हें समझ आती नहीं है। कभी ऐसे ही कोई आएगा और तुम्हारी सोने की इस चेन को उठा ले जाएगा, चुरा ले जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा। सीधी बात तो तुम्हारे पल्ले पड़ती ही नहीं है। घनश्याम दास ने फिर कहा, ले जाएगा तो ले जाएगा। ये चेन मुझे मेरे घर वालों ने दी थी। तुम्हारे जैसे लापरवाह के साथ भी ये सब हो ही जाना है एक दिन। जो मकान का दरवाज़ा खोलकर घोड़े बेचकर सो जाता है, उसके साथ ये सब हो ही जाना है। सुमन ने फिर प्रतिवाद किया। थोड़ी देर बाद दोनों फिर चुप हो गए। चुपचाप घर की तमाम चीज़ें देखते रहे, उलटते पलटते रहे। हो सकता है कुछ चोरी हो गया हो, चोर कोई चीज़ ले गया हो, पर हर चीज़ अपनी जगह थी, मुकम्मल तौर पर महफूज। लगता था चोर ने किसी भी चीज़ को छुआ तक नहीं था। सुमन किचन में आ गई थी। उसने किचन की लाइट जलाई। उसे किचन में जो कुछ दिखा उसे देखकर पहले पहल उसे अपनी आंखों पर यकीन न हुआ, पर जो था सब सामने था। रोटी का डिब्बा खुला पड़ा था। खाने के बाद की बची दाल को उसने कटोरी में ढक कर रख दिया था। वह कटोरी प्लेटफॉर्म पर उल्टी पड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर जगह जगह रोटी के टुकड़े पड़े थे। लगता था किसी ने हड़बड़ी में रोटी खाई थी, जल्दीबाजी में, बेतरतीबी से, दाल में डुबो डुबो कर, फुर्ती से। दाल की कटोरी उल्टी पड़ी थी प्लेटफॉर्म के कोने पर, मानो खाने की हड़बड़ी में उलट गई हो और फिर लुढ़क कर प्लेटफॉर्म के कोने तक चली गई हो। बची हुई दाल उल्टी कटोरी में से निकलकर प्लेटफॉर्म पर बिखर गई थी। लंबी धार में दाल का पीला घोल किचन के प्लेटफॉर्म पर जमा हुआ था। रात का जो दूध बचा था वह उसने जाली से ढककर इसी प्लेटफॉर्म पर रख छोड़ा था। वह चोर उस छटाक भर बचे दूध को भी पी गया था। लगता था गंज से उसने सीधे अपने मुंह में दूध उड़ेल लिया था, जिससे वह दूध बिखर कर इधर उधर गिर गया था, मानो वह एक ही सांस में सारा दूध पी जाना चाहता हो। इसी हड़बड़ी में कुछ दूध बिखर गया हो। फिर उसे याद आया कि शाम को घनश्याम ने किराना वाली गाड़ी से ब्रेड का पैकेट खरीदा था। आजकल किराना वाली गाड़ी आती है, बाजार बंद पड़े हैं, दुकानों में ताले हैं, मकान के बाहर भी कहीं जा नहीं सकते, जगह जगह पुलिस का पहरा है। ऐसे में यह किराना वाली गाड़ी बड़ा सहारा है। वह रोज़ मोहल्ले आती है, बिना नागा वे दोनों ज़रूरत का सामान इसी किराने वाली गाड़ी से ले लेते हैं। शाम को जो ब्रेड का पैकेट घनश्याम ने खरीदा था, सुमन ने उसे किचन के प्लेटफॉर्म पर रख छोड़ा था। ब्रेड का वह पैकेट गायब था। घर की पूरी पड़ताल के बाद यह साफ हो गया था कि ब्रेड के उस पैकेट के अलावा कोई और चीज़ मकान से गायब न थी। दोनों कमरे में चुपचाप बैठे थे। नींद ना आती थी। सुबह होने में अभी देर थी। बाहर फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। लाइट फिर से चली गई थी। घनश्याम ने फिर से मोमबत्ती जला दी थी। मकान का दरवाज़ा फिर से खोल दिया था। रह रहकर बिजली चमकती थी। घनश्याम दरवाजे के बाहर देखता था। दरवाजे के बाहर अंधेरा था। टपकते पानी की टिपर टिपर थी। कोरोना की मनहूस चुप्पी को तोड़ती। एक सुकून था कि कुछ भी चोरी न गया था, पर कुछ भी चोरी न होना भी सुकून न देता था। कोरोना की खामोशी में ब्रेड के पैकेट का गायब होना दोनों को चुप करा रहा था। घनश्याम को बाहर देखते हुए सुमन ने ही चुप्पी तोड़ी थी। हम पुलिस में चोरी की कंप्लेंट न करेंगे। ब्रेड के पैकेट की चोरी की क्या कंप्लेंट करना, वह भी तालाबंदी के ऐसे समय में। घनश्याम ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वह अंधेरे के पार होती बारिश को सुनता रहा।
बूंदों की टिपर टिपर में सुनने जैसा कुछ नहीं था, पर वह सुन रहा था। खामोशी से कोई आवाज़ ना आती थी, पर वह चुप था। कोरोना के ऐसे भयावह समय में ब्रेड के पैकेट की चोरी की कंप्लेंट करना कितना तो गलत होगा, है ना? देखो, वह मेरी सोने की चेन तो नहीं ले गया ना? पर्स भी था ही, अलमारी भी खुली ही थी, वह कुछ भी तो नहीं ले गया। हम पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेंगे। तुमसे एक बात कहनी है सुमन, घनश्याम ने कहा। क्या? सुमन ने पूछा। अंधेरे में घनश्याम का चेहरा ठीक से दिखाई न पड़ता था, पर सुमन उसके चेहरे को लगातार देखती थी। वह अंधेरे की मार्फत आती घनश्याम की बात के मायनों को बूझना चाहती थी। उसकी आवाज़ की टोन, उसकी आवाज़ की आवाज़। तुम बहुत नेक हो सुमन। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी जैसी ही किसी औरत को चाहा था। लगता है मैं तुमसे फालतू ही झगड़ता हूँ। जो अपना होता है उसी से ही मेरे जैसे लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मानो दुनिया के तमाम चुपते शब्द सिर्फ तुम्हारे लिए ही बने हों और मैं उन्हें तुम्हें अपमानित करने के लिए फेंकता रहूं। गलती मेरी ही थी, मैंने ही दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, मैं ही तो गलत था। पुलिस में कंप्लेंट न करने वाली बात पर वह सुमन से अपनी गलती और प्यार दोनों का इजहार करना चाहता था। ना, ऐसा नहीं है घनश्याम। दरवाज़ा खुला छोड़ देना गलती न थी। ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया बंद है, कितने ऐसे मकान हैं जिनके आदमी अपने मकान का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हों, जिसके रास्ते आकर कोई चुरा ले जा सके ब्रेड का पैकेट। तुम्हें नहीं पता तुम कितने तो अच्छे हो घनश्याम, कितने प्यारे। अंधेरे में सुमन की आंखों में घनश्याम के लिए मोहब्बत का बहुत जाना पहचाना सा रंग उतर आया था। अंधेरे में उदास दिल पर इश्क की कोई रंगत थी, जैसे सिंदूरी शाम उतरती है, जैसे कोई आवारा बादल ढक देता है रात के अकेले चांद को। दुनिया के तमाम गम जब साझा हुए तो जो चीज़ बनी उसे लोगों ने इश्क का नाम दिया। तभी घनश्याम का मोबाइल बज उठा। दूसरी तरफ इलाके का दरोगा था। दरअसल हुआ यह था कि पड़ोसी ने रात को ही थाने में फ़ोन कर बता दिया था कि मोहल्ले में कोई चोर घुस आया है। घनश्याम की बीवी सुमन चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, चोर चोर चोर, मामला गंभीर है, कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ था? दरोगा ने मोबाइल पर घनश्याम से कड़क आवाज़ में पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, झिझकते हुए घनश्याम ने कहा। अभी तो थोड़ी देर पहले तेरी बीवी जोर जोर से चिल्ला रही थी, चोर चोर चोर, वह भी रात के 2 बजे। अब क्या हो गया? थानेदार के लहजे में धमक थी। वह बात नहीं है सर, बस उसे कुछ गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी? रात के 2 बजे? रात के 2 बजे गलतफहमी? तुम लोग कोई नशा पत्ता करते हो क्या बे? दरोगा की बातों में तल्खी थी। घनश्याम आगे कुछ कह पाता उसके पहले दरोगा ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद सुमन ने पूछा, कैसा दिखता था वह? दरअसल दरोगा की बात सुनकर घनश्याम थोड़ा डर गया था। सुमन उसका ध्यान किसी और बात की तरफ लगाना चाहती थी। कौन दिखता था? वही जो ब्रेड का पैकेट ले गया। तुमने तो उसे देखा भी था, बिस्तर के नीचे टॉर्च की रोशनी में। मुझे सिर्फ उसके पैर दिखे थे सुमन, उसका मुंह तो दूसरी तरफ था। ओह, उसके पैर मिट्टी में सनी थे। उसके पैरों में मोटी मोटी बीवाइयाँ थीं। पैर की खाल पर जगह जगह छाले थे, मवाद और खून से भरे छाले। उसके एक पैर का छाला फूट गया था। उसकी खाल गायब थी, भीतर का मांस और खून दिखता था। खून और मवाद की लकीरें मिट्टी से सने उसके पैरों की खाल पर बहती थीं। फटी बीवाइयों के बीच समाता जाता था खून और मवाद। मैंने उसके पैर को देखा था सुमन, सिर्फ पैर। घनश्याम के जहन में उसके दिखे पैर और मोबाइल और टीवी पर दिखे ऐसे ही एक पैर का मंजर एक साथ गुजरते गए। जो पैर उसे दिखा और जिस मजलूम और मुफलिस मजदूर का वह पैर उसने मोबाइल और टीवी पर देखा था, दोनों में कोई फ़र्क न रह गया हो जैसे। घनश्याम एकदम से चुप हो गया। कुछ दिनों से ऐसे लोग हर जगह दिखते हैं। टीवी पर वे रोज़ दिखते हैं, मुफलिस, तंगदस्त, परेशान, चुपचाप चले जाते सड़कों पर, खेतों के रास्ते, जंगल के रास्ते, सारी रात सारा दिन। सुमन को एक चेहरा दिखता है, गुस्साया और आंसुओं से भरा, कांपते हाथों वाला चेहरा। शहर में मरने से बेहतर है
हम अपने गांव में, अपने मकान में मरें। हम अगर मरेंगे तो अपने गांव में ही, इस अनजान शहर में नहीं। कभी लगा ही नहीं था टीवी पर दिखते उन लोगों में से कोई एक उनके मकान में होगा रात के 2 बजे उनके बिस्तर के नीचे। लाइट फिर से आ गई थी। दोनों चुपचाप बैठे थे, काठ की तरह। सुमन कमरे के फर्श को देखने लगी। लाइट की रोशनी में कमरे के फर्श पर उसके पैरों के निशान दिखते थे, उसी आदमी के पैरों के निशान जो पलंग के नीचे था, जो ब्रेड लेकर चला गया था। पैरों में लिपटी बारिश में भीगी मिट्टी की छाप से बने उसके पैरों के निशान सब दूर दिखते थे। उसने गौर से उसके पैरों के निशानों को देखा। बाहर के दरवाजे से वे किचन तक जाते थे, एकदम सीधे, एक के पीछे एक बने पैरों के निशान। किचन के प्लेटफॉर्म के नीचे उसके पैरों के निशान बड़ी संख्या में थे, बहुत सारे। फिर वे किचन से लौटते थे उनके पलंग के नीचे तक, उसके बाद पलंग के नीचे से बाहर के दरवाजे तक। पुलिस के आने से पहले इन पैरों के निशानों को मिटा दो घनश्याम, ये अभी गीले हैं, मिट जाएंगे। मैंने किचन साफ कर दिया है, दाल की कटोरी धो दी है, नीचे गिरी रोटी फेंक दी है, प्लेटफॉर्म साफ कर दिया है, सुमन ने कहा। पौ फटने से पहले पुलिस के 2 लोग आए थे, दरोगा और दूसरा एक पुलिस वाला। दरोगा की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनकर पड़ोसी जाग गया था, वही पड़ोसी जिसने पुलिस को चोरी की इत्तला दी थी। घर की खिड़की से झांकता वह सब कुछ देखता सुनता था। दरोगा के वही सवाल थे, सुमन और घनश्याम के वही जवाब। क्या हुआ था? तुम इतनी जोर से क्यों चीखी थी? चोर चोर चोर। दरोगा जी, गलतफहमी हो गई थी, सुमन ने दरोगा की आंखों में आंखें डालकर कहा। दरोगा को उसकी बात चुभ गई। गलतफहमी? उसने घनश्याम और सुमन को देखते हुए कहा, फिर दोबारा कहा। अब की बार उसकी आवाज़ में धमक थी। गलतफहमी? दरोगा की आंखों में शक था। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लगता था कि उसे संदेह है। उसके चेहरे की खाल के नीचे शक का कोई दरिया था। आंखों की जुम्बिश में बेएतबारी के बल थे। संदेह की तमाम लकीरें उसके चेहरे की नक्काशी को गढ़ती थीं। अगर शक न करे, संदेह न करे, तो फिर क्या करे दरोगा? शक करना उसका पेशा है। यकीन ही कर ले तो काहे बात की तफ्तीश और काहे बात की दरोगाई। अभी 2 रोज पहले ही पास के अनाज के गोडाउन में चोरी हुई थी। अनाज गोडाउन का चौकीदार भी यही कहता था, हू बहू यही। कोई चोरी नहीं हुई है साहब, गलतफहमी हो गई थी। दरोगा ने पहले तो उससे कहा कि वह सीधे सीधे सच बता दे, वरना सच तो वह पता कर ही लेगा। दरोगा को मालूम है कि सच इंसान की ज़बान पर नहीं होता है। सच, इंसान की ज़बान इतनी फिसलन भरी है, इतनी लटपटी है कि उस पर सच टिक ही नहीं सकता। सच इंसान के दिमाग में भी नहीं होता है। इंसान के दिमाग में जरायम होता है, बदनीयती का समंदर होता है, ख्वाबों की इमारतें होती हैं, और भी पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा सब इंसान के दिमाग में होता है। इसलिए इंसान के दिमाग में सच नहीं हो सकता। ऐसी गंदगी में सच रह ही नहीं सकता। सच तो इंसान की गर्दन के बीचों बीच होता है, टैटुए के बस जरा सा नीचे, जहाँ स्वर ग्रंथि होती है, जहाँ से आवाज़ आती है, वहीं सच भी होता है। पर कभी कभी तमाम मुश्किलों के बाद भी सच बाहर नहीं आता, तब बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि अनाज के गोडाउन से चोरी के मामले में दरोगा को करनी पड़ी थी। दरोगा ने पहले तो गोडाउन के सारे अनाज के बोरे गिनवाए, फिर अनाज के गोडाउन के बही में दर्ज बोरों की संख्या का टोटल करवाया, फिर दोनों नंबरों को मिलाया। बही में अनाज के 2 बोरे ज़्यादा थे, यानी गोडाउन में अनाज के 2 बोरे कम थे। इस तरह साबित हुआ कि 2 बोरों की चोरी हुई थी। साबित हुआ कि चौकीदार झूठ बोल रहा था। आजकल बाजार बंद हैं, चारों ओर सन्नाटा है, कोरोना का प्रकोप है। कोरोना की वजह से कोई मकान से बाहर नहीं आता। यह वक्त चोरों के लिए सबसे सही वक्त है। सबसे बड़ा अपराधी वह है जो चोरी सरीखे जघन्य अपराध को छिपाता है। उससे भी बड़ा अपराधी वह है जो चोरी के अपराध में शामिल है। सारा मुल्क एक है, हर कोई कोरोना की जंग में शामिल है। ऐसे वक्त में हर किसी को पुलिस का साथ देना चाहिए। ऐसे में भी अनाज के गोडाउन के चौकीदार सरीखे दगाबाज लोग हैं जो चोरों का साथ दे रहे हैं। दरोगा का फंडा एकदम क्लियर है। दरोगा घनश्याम और सुमन के मकान के भीतर दाखिल हो गया।
फिर उसने हर चीज़ को गौर से देखा। उसने अलमारी से लटकती चाबी को देखा, टेबल पर रखी सोने की चेन को देखा। घनश्याम से बहस के बाद सुमन जिद्दिया गई थी। उसने ना तो अलमारी की चाबी निकाली और ना ही सोने की चेन को उठाकर रखा। फिर दरोगा ने भीतर के कमरे को देखा, फिर किचन को। जमीन पर जो रोटी गिर गई थी, सुमन ने उसे पेपर में लपेटकर प्लेटफॉर्म के कोने में रख दिया था। उसने सारा प्लेटफॉर्म साफ कर दिया था। दूध की गंज, दाल की कटोरी और रोटी का डब्बा धोकर पोंछ कर रख दिया था। दरोगा की नज़र कागज़ में लिपटी रोटी की तरफ गई। ये क्या है? उसने पूछा। घनश्याम का शनि भारी है दरोगा जी। बहुत पहले पंडित जी ने बताया था कि शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाना, रोज बिना नागा। कल शनिवार है, सो एक रोटी ज़्यादा बना ली थी, वही है। सुमन ने तपाक से जवाब दिया। वह जानती है कि घनश्याम ठीक से जवाब न दे पाएगा, सो उसने सोचा कि दरोगा की बातों का वही जवाब देगी। दरोगा की हर बात का। शनि के कारण रोटी का ज़्यादा होना सही बहाना है। धर्म से जुड़ी बात हो तो फिर लोग ज़्यादा प्रश्न नहीं करते, ऐसा उसे लगता है। दरोगा ने उसके बाद फिर और कुछ न पूछा। इससे सुमन में और हिम्मत आ गई। उसने तय कर लिया कि जवाब तो वह ही देगी। दरोगा ने कमरे के फर्श को गौर से देखा। अगर कोई आया होता तो फर्श पर उसके पैरों के निशान जरूर होते। बाहर कच्ची ज़मीन है, बारिश में भीगती, गीली मटमैली ज़मीन जो पैरों, चप्पलों और जूतों में लिपट जाती है। सुमन चुपचाप दरोगा को फर्श का मुआयना करता देखती रही। बिस्तर के नीचे झांक कर देखते हुए दरोगा ने साथ आए पुलिस वाले को इस तरह कहा मानो उसे कोई बात सिखा रहा हो। ऐसी जगह चोर छिप जाया करते हैं। देखो ये पलंग कितना ऊंचा है, कोई भी आसानी से इसके नीचे छिप सकता है। मकान में घुसने के बाद चोर किसी ऐसी जगह की तलाश करता है जहां वह महफूज तरीके से थोड़ी देर छिपे रह सके, ताकि अपने काम को वह धीरे धीरे अंजाम दे पाए। उसकी यह बात सुनकर सुमन को लगा कि यह दरोगा चोरों के बारे में कितना कम जानता है। लगता है इसे चोरों के बारे में ठीक नहीं मालूम। जरूरी नहीं है कि चोर का पलंग के नीचे छिपना इस वजह से हो कि वह इत्मीनान से अपने काम को अंजाम देना चाहता है। ये बात सच नहीं लगती। दरोगा को तो चोरों के बारे में सही पता होना चाहिए। पर देखो ये दरोगा कैसी बात करता है। वह चुपचाप दरोगा को और उसके साथ आए पुलिस वाले को देखती रही। किसी को यह पता न चलना था कि हाथ में ब्रेड का पैकेट पकड़े वह जब खुले दरवाजे की ओर बढ़ा था तब जोर की बारिश हो रही थी। तेज पानी को महसूस कर वह पल भर को ठिठका था कि तभी घनश्याम ने खुर्राटा लेते हुए करवट बदल ली थी। डर कर हड़बड़ाया हुआ वह धीरे से पलंग के नीचे सरक आया था। बिस्तर के नीचे का मुआयना करने के बाद बाहर आते दरोगा ने सुमन से वही बात फिर से पूछी जो थोड़ी देर पहले उसने मोबाइल पर घनश्याम से पूछी थी। आप इतनी जोर से चोर 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 कहकर क्यों चिल्लाई थी? हुआ ये था दरोगा जी कि रात को 3-4 बार लाइट चली गई थी। उमस और गर्मी के मारे घनश्याम ने घर का दरवाज़ा खोल दिया था। मैं सो रही थी, जाने कब इसने दरवाज़ा खोल दिया। फिर इसे नींद ना आई, यह जागता रहा। गर्मी से बेहाल होकर थोड़ी हवा खाने दरवाजे के बाहर तक चला गया। फिर जब यह दरवाजे से भीतर आ रहा था तब मेरी नींद खुली। चारों ओर अंधेरा था। जो मोमबत्ती जली थी वह हवा के झोंके से बुझ गई थी। आँख खुलते ही क्या देखती हूँ कि दरवाज़ा खुला है। दरवाजे की हल्की रोशनी से दरवाजे का खुला होना पता चलता था। फिर देखती क्या हूँ कि दरवाजे पर कोई है। दरवाजे पर उसकी छाया दिखती है। खुले दरवाजे से वह छाया धीरे धीरे मकान के भीतर आ रही है। डर के मारे पहले तो मेरी घिग्गी बंद गई, फिर मैं ज़ोर से चिल्ला पड़ी, चोर चोर चोर। मुझे क्या पता था कि ये चोर नहीं, ये तो घनश्याम है। वही दरोगा जी, वही गलतफहमी। घनश्याम ने बात को और साफ करते हुए कहा। लौटते हुए दरोगा ने टेबल पर रखी सोने की चेन को फिर से देखा। सुमन ने देखा था कि दरोगा सोने की चेन को देख रहा है उड़ती नज़र से। मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए दरोगा ने कहा था, खामखा इतना वक्त जाया कर दिया। उसके लौटने के बाद सुमन ने घनश्याम से कहा, हमसे ही क्यों की जाती है पूछताछ? हमसे ही क्यों पूछा जाता है बार बार कि क्या हुआ था, वह भी ऐसे वक्त में, तालाबंदी के ऐसे वक्त में? क्या सारी दुनिया में एक यही वाक़या रह गया है, ब्रेड की चोरी का वाक़या, जिसकी
जिसकी हकीकत जानना इतना ज़रूरी है, हमसे ही, हम ही से। कहते कहते सुमन का गला भर आया था। उसे दरोगा की धमक भरी बात सुनाई देती थी, उसे उसका भावहीन चेहरा दिखता था। घनश्याम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। फर्श पर बने पैर के आखिरी निशान को मॉप से मिटाते हुए घनश्याम ने खुद से कहा था, हमें माफ़ करना भाई, हम तुम्हें चोर समझने की भूल कर बैठे थे। दरोगा को इन सब बातों का कभी पता न चलना था।